एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है जो कि आम भारतीयों की पूरे जीवन को बदलने की संभावनाएं रखता है। आओ हम सब लोग मिलकर इसे समझने की कोशिश करें। अपराध मुक्त भारत का कॉन्सेप्ट होम डिपार्टमेंट बीपीआरएनडी को 2019 में प्रस्तुत किया गया था और यह एक नेशनल पुलिस मिशन है। इस पुलिस मिशन के तहत एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसमें कॉन्सेप्ट पीयर ग्रुप में भेजा जाता है। उस पर कई प्रेजेंटेशन होते हैं, कई डिबेट होते हैं और उसके बाद उसे ग्राह्य किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीपीआरएनडी के द्वारा नेशनल पुलिस मिशन के रूप में ग्राह्य किया गया है। इसका पूरा नाम है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट सिस्टम यूजिंग स्पेक्ट्रम ऑफ 21 टेक्नोलॉजीज। यह प्रोजेक्ट संविधान की शेड्यूल 7 की लिस्ट 1 में एंट्री 65C के तहत कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। एंट्री 65C एक ऐसी एंट्री है जो भारत सरकार को वो शक्तियां देती है जिस शक्तियों के तहत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम के डिटेक्शन में कैसे यूज किया जाए, इसके लिए फॉर्मेशंस एजेंसीज को बनाने का जो शक्ति है वो भारत सरकार में निहित है। तो उन शक्तियों के का आवाहन इस क्राइम फ्री भारत नेशनल पुलिस मिशन में किया गया है। क्राइम फ्री भारत नेशनल पुलिस मिशन 5 सर्टेनिटीज आम जनता को दे रहा है जो आज के परिप्रेक्ष्य में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आम जनता इस समस्या से ग्रसित है कि कैसे उसकी एफआईआर दर्ज हो। हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक वेबसाइट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है 30 अगस्त 2019 को, और उस वेबसाइट का नाम है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट का मकसद था कि भारत के नागरिक जो साइबर क्राइम से के विक्टिम हों वो आसानी से पूरे साक्ष्यों के साथ अपनी रिपोर्ट कर सकें और इस पोर्टल के माध्यम से वह रिपोर्ट जो है संबंधित राज्य सरकार, संबंधित थाने तक पहुंचाई जाए और उसमें एफआईआर पंजीयन होके विधिवत जो है विवेचना हो और अपराधी को सर्टेनिटी के साथ पकड़ा जाए। ऐसी जो है इनेबलिंग इस वेब पोर्टल के कॉन्सेप्ट के साथ की गई थी। पिछले वर्ष सितंबर 2020 में जब इसने 1 वर्ष पूरा किया तो मुझे इसके बारे में एक नोट पढ़ने का मौका मिला, एक आर्टिकल पढ़ने का मौका मिला और उसमें इस बात का विवेचन किया गया कि अगस्त 2019 से अगस्त 2020 के बीच में या सितंबर 2020 के बीच में करीबन 2 लाख से भी अधिक जो है शिकायतें तमाम साक्ष्यों के साथ इस पोर्टल पर प्राप्त हुई, लेकिन मात्र 2.5% केसेस में वो एफआईआर में कन्वर्ट हुई। हम सामान्यतः रिपोर्ट उस समय करते हैं जब हम साइबर क्राइम के जो है से पीड़ित हो जाते हैं, वो हमारे साथ घटित हो जाता है,
उसके कारण जो आर्थिक हानि है वो हम सफ़र कर लेते हैं, तब हम साक्ष्यों के साथ उसे रिपोर्ट करते हैं। सही मायने से देखा जाए तो जो अपराध है वो इससे ज़्यादा बड़े हैं। क्यों? क्योंकि जो आपको ओटीपी से संबंधित ईमेल प्राप्त हो रही हैं, या लॉटरी खोलने का या इंश्योरेंस का, रोज नई नई चीजें जो है साइबर क्रिमिनल इजाद कर रहे हैं, वो सभी प्रयास अपराध की श्रेणी में आते हैं, एक अटेम्प्ट की श्रेणी में आते हैं। तो यदि उन अटेम्प्ट्स को यदि हम का आंकलन करने की कोशिश करें तो मोटे तौर पे 1, 2, 5 जो है ऐसे प्रयास हम आप सभी के साथ होंगे। इसका मतलब है कि सही मायने में देखा जाए तो साइबर क्राइम के अटेम्प्ट को यदि हम साथ में यदि देखें तो इनकी संख्या करीबन 137 करोड़ जनता को मानते हुए यदि उसका हम मल्टीपल माने तो करीबन जो है, यदि 2 का एवरेज मान लें तो 260 करोड़ से भी ज़्यादा जो है अटेम्प्ट हुए होंगे। यदि इन सभी अटेम्प्ट्स पर हम माकूल कार्रवाई यदि करते तो जितने भी अपराधी हैं साइबर क्राइम के, वो सब जेल में सड़ रहे होते। तो एक समय आ गया है कि जब अपराधी टाल ठोक के अपराध करें और हम उसके सामने बौना महसूस हों, ये एक उचित जो है स्तर नहीं है। हमारे पास वो सामर्थ्य है। हमने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वगैरह के माध्यम से काफ़ी कार्रवाई की है। आगे चल के हम जो है क्राइम फ्री भारत के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कर सकते हैं, और जो सॉल्यूशंस जो बन गए हैं ऑलरेडी उनको रिफाइन करने के लिए, और जो कुछ बनाना है उनको बहुत ही कम समय में क्रिएट किया जा सकता है। इसमें 5 सर्टेनिटी है। पहले सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपका लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर का पंजीयन, और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके 4 हिस्से होते हैं। एक होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मजनून, दूसरा उसमें क्या अपराध घटित हुआ है उसके सेक्शंस और उसके जो है एक्ट, और तीसरा जो है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इन्फॉर्मेंट, उसके हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर, और चौथा जो है थाना प्रभारी के डिजिटल हस्ताक्षर। यदि ये 4 कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं तो ये लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर मानी जाएगी। दुर्भाग्य से इवन सीसीटीएनएस ने अभी लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर अंदर से पैदा नहीं की है, जो कि शीघ्र हमको करना चाहिए। क्राइम फ्री भारत ने जो है इस तरीके के ऐप और इस तरीके की प्रोसेस लगभग डेवलप कर ली है, जिसे हम इंटीग्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उसके माध्यम से हम एफआईआर को सीधे जो है ना बिना थाने जाए लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर जो है ना कैप्चर कर पाएंगे, और स्टेट ऑफ आर्ट इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट दे पाएंगे। भारत में एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि जब भी हम कोई अच्छी चीज़ लाते हैं तो कुत्सित जो दिमाग हैं वो उसका दुरुपयोग करने के बारे में पहले सोचते हैं। लिहाजा हमें उन कुत्सित दिमागों के बारे में पहले सोचना होगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत ने पहली सर्टेनिटी की ट्यून रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बैकएंड इंजन जो है ना इस बात को डिस्कवर कर पाएगा कि जो रिपोर्ट है वो एग्जैजरेटेड है, गलत है, इसके साक्ष्य भी वो इकट्ठा कर पाएगा, और जिस सर्टेनिटी से वो बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा है उसी सर्टेनिटी से आपकी गलत और एग्जैजरेटेड एफआईआर पर वो 182/211 के तहत कार्रवाई कर पाएगा। क्राइम फ्री भारत लिखित रूप से बीपीआरएनडी के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करने वाला है कि 182/211 को हम संज्ञेय अपराध बनाएं, और इसमें जो पनिशमेंट का कंटेंट है इट शुड बी द सेम एज ऑफ द फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर। तो यदि आपने कोई गलत एफआईआर फैब्रिकेट की है बड़ा चढ़ा के, या आपने उसको रिपोर्ट किया है, तो आप उसी दंड के भागीदार होंगे जो कि यदि मूल अपराध घटित किया जाता। इन 2 ट्विन सर्टेनिटी के साथ एक बहुत पावरफुल जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये केवल
उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनके पास ऐप हैं या जिनके पास पोर्टल है या जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं या जिनके पास वो डिवाइसेस हैं या जो टेक्नोलॉजी से फैमिलियर है, बल्कि क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर, जिसमें कि पूरे देश की जनता सम्मिलित होगी, 137 करोड़ लोग सम्मिलित होंगे, वो जो नीयरेस्ट वॉलंटियर है वो पहुंच के आपके एफआईआर के कैप्चरिंग में मदद करेगा थ्रू ऐप, और वो एविडेंस कैप्चरिंग में भी मदद करेगा। तो बहुत सारा एविडेंस एफआईआर के साथ चला जाएगा। इवन जो आपकी इंजुरीज हैं वो हैं, उनको भी ये ऐप कैप्चर कर पाएगा, इंक्लूडिंग द मेजरमेंट। It will be sent to the digital Chitragupt and through digital Chitragupt to the police. Simultaneously, it can send the detail to the medical officer also. तो मेडिकल ऑफिसर भी अपनी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करने की स्थिति में नहीं रहेगा। वो जो है अपने हिसाब से जो है कभी इधर या उधर वैसी रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। क्राइम फ्री भारत की सेकंड जो सर्टेनिटी है वो दैट सर्टेनिटी इज अबाउट सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। जब इतनी बड़ी संख्या में अपराध का पंजीयन होगा तो एक अमूमन जो है एक सवाल उठता है कि क्या हमारी पुलिस उस अपराधों के लोड को बहन करने की स्थिति में है। आज हमारी पुलिस बुरी स्थिति में है, वो 24 घंटे कार्यरत रहती है, उसे जो है रेस्ट के लिए समय नहीं मिलता है। जब हम त्यौहार मनाते हैं तो वो जो है चौराहों पे खड़ी होती है आपकी सुरक्षा के लिए कि आप सब चीज़ सुकून से निकल जाए। जब कोरोना में सभी लोग पीड़ित हैं तो वो रोड पे खड़े होके जो है आपको रेगुलेट कर रहे हैं जिससे कि कोरोना ना फैल पाए। तो चाहे कोरोना हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे और कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, वो हमेशा लगे हुए हैं। उनके वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्किल सेट कमज़ोर है, वो जो है लो सेल्फ एस्टीम के साथ जी रहे हैं। समाज उनको वो सम्मान नहीं दे रहा है जो उसे देना चाहिए। अब तो ऐसे भी हालात हैं कि कई केसेस में लोग बाग जो है लिबर्टी ले रहे हैं, यूनिफॉर्म पर हाथ उठा रहे हैं, उसको पीड़ित कर रहे हैं, उसके ऊपर डंडे चला रहे हैं। यह एक बड़ी भयावह स्थिति है। यही कारण है कि पुलिस वाला उस मानसिक संतराप के कारण वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गया है। आजकल अधिकांश पुलिस वाले हायर ब्लड प्रेशर से, शुगर से, इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। कई बार जो है वर्कलोड और तनाव के चलते वो आत्महत्या कर रहा है, और कुछ प्रकरणों में तो जो है फैट्रिसाइड, जहाँ पे कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की जान ले रहा है, ऐसे भी हालात सामने आ रहे हैं। तो क्राइम फ्री भारत की दृष्टि से सबसे पहली जो आवश्यकता है कि हम पुलिस को डीवर्डन एंड डी स्ट्रेस करें। क्राइम फ्री भारत की सोच के हिसाब से जितने भी नॉन कोर फंक्शन हैं दे विल बी ट्रांसफर टू द टेक्नोलॉजी और टू द पब्लिक। तो या तो वो पब्लिक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और पुलिस को 90% तक डीवर्डन कर दिया जाएगा। तो जहां पुलिस एक और 10% काम को करेगी, लेकिन उसी समय वो 100% जो है वो डिटेक्शन मिलेगा। इसके पहले कि हम डिटेक्शन की बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण आजकल का मुद्दा हो गया है राइट टू प्राइवेसी। क्राइम फ्री भारत आम जनता को इंक्लूडिंग क्रिमिनल्स को राइट टू प्राइवेसी दे रहा है। वी आर गारंटिंग द राइट टू प्राइवेसी टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। और इसके लिए हमने जो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, जो एंट्री 65C के तहत बनाई गई है, इसका ड्राफ्ट जो है वो BPRND को पेश किया गया है, जो कि विचाराधीन है। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि ना तो इनसाइडर जो है आपकी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत वो है, और ना ही कोई साइबर क्रिमिनल सेंध लगा के ऐसा कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में इसे बहुत ही गंभीर अपराध माना गया है। यह संज्ञेय भी होगा, नॉन बेलेबल होगा, विथ वेरी वेरी डिफिकल्ट बेल प्रोविजंस, विथ मिनिमम पनिशमेंट फॉर ईच ऑफेंस ऑफ 7 year punishment, and the punishment can, if he has committed more than one offense, then punishment can only be awarded sequentially, not concurrently. तो यदि मान लो किसी इंसाइडर ने 4 अपराध कर दिए हैं तो उसे मिनिमम 28 साल जेल में रहना होगा।
यही स्थिति जो है, जो बैकएंड इंजन है क्राइम फ्री भारत का, वो अनऑथराइज अटेम्प्ट को कैप्चर करेगा, उसकी आइडेंटिटी को कैप्चर करेगा, उसका एविडेंस कैप्चर करेगा। और ये भी जो है ना इसी तरीके का गंभीर अपराध होगा तो यदि कोई साइबर क्रिमिनल डिजिटल चित्रगुप्त के डाटाबेस में घुसने की कोशिश करेगा तो उसका जेल में सड़ना उसकी एक नियति होगी। नाउ हम जो है एक बहुत ही साधारण स्तर के पुलिस वाले से, जिसके पास बहुत कम स्किल सेट है, बहुत ही स्मार्ट ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम जो कि ऐप के माध्यम से कठिन विवेचनाओं को फ्लॉलेसली जो है कैप्चर करने की में जो है ना पुलिस की मदद करेगा। बैकएंड इंजन ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो साक्ष्य हमने मौके से इकट्ठे किए हैं उनके साथ साथ और ऐसे साक्ष्य कहाँ कहाँ हो सकते हैं, चाहे वो मूवमेंट से संबंधित हो, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे वो रिजर्वेशन से संबंधित हो, उन सब एविडेंसेस को, और वो चाहे किसी भी विभाग के पास हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के पास हो, बैकएंड इंजन उनको बहुत ही बारीकी से आइडेंटिफाई कर लेगा और 91 सीआरपीसी के तहत उसे रिक्विजिशन करने में मदद करेगा पुलिस की। बल्कि जब हम डिजिटल चित्रगुप्त बना ही रहे हैं तो नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस को हम अधिकृत करना चाहेंगे कि वो डायरेक्टली रिक्विजिशन करके और उसको जो है उससे संबंधित एविडेंस को आइडेंटिफाई करके पुलिस को दे, कोर्ट को दे, और जहां पर जो है आगे पुलिस को क्या करना चाहिएगा उसको जो है ना इन्वेस्टिगेशन लीड को भी ऐप के माध्यम से पुलिस तक पहुंचाए, जिससे उस इन्वेस्टिगेशन लीड को कैप्चर करने में पुलिस को सबसे कम एफर्ट्स करना पड़े। चूंकि हम राइट टू गारंटी टू द ऑफ द प्राइवेसी दे रहे हैं, लिहाजा रा डाटा जो है वो पुलिस को हैंड नहीं दिया जाएगा। रा डाटा विल स्टे विद द चित्रगुप्त, और प्रोसेस डाटा जो है यदि एविडेंस के फॉर्मेट में आ रहा है तो कोर्ट एंड पुलिस को दिया जाएगा, और यदि उसके आगे विवेचना करना है तो उसे ऐप के माध्यम से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया जाएगा, और उसको वो सब सहूलियत दी जाएंगी जिससे कि बहुत आसानी से उन एविडेंस को कैप्चर कर पाएगा। चूंकि पूरी देश की जनता 137 करोड़ लोग जो है वो वॉलंटियर होंगे, लिहाजा सीएफबी स्वयं बहुत सारे एविडेंस डायरेक्टली कैप्चर करने की स्थिति में होगी, और ये एविडेंस कानूनी रूप से ज़्यादा सुपीरियर होंगे, क्योंकि कानून की दृष्टि से पुलिस को कमजोर पुलिस बनाया गया है। वो जो भी चीज़ कैप्चर करती है, स्टेटमेंट मेड टू द पुलिस कैन ओनली बी यूज फॉर द कॉन्ट्राडिक्शन, नॉट फॉर करोबरेशन। जबकि यदि सीएफबी डायरेक्टली पब्लिक से उसी एविडेंस को कैप्चर कर लेती है तो दैट विल बी यूज एज ए प्योर एविडेंस, एंड दैट ऑल एविडेंसेस आर बीइंग जो है दैट इज स्टैम्प्ड विद द डेट, टाइम एंड लोकेशन, एंड encrypted and hashtagged or hashlogged, and ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे जो है ट्रांसफर किया जाएगा, और हर स्टेज में जो है 65B का एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट पैदा किया जाएगा। तो यदि जो अभी कुछ बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिनके माध्यम से हम चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डेट, टाइम, लोकेशन के से स्टैम्प होने के कारण इन टेक्नोलॉजी का कोई नेगेटिव रोल जो है वो नहीं हो सकता है, और हमारे सभी एविडेंस जो है वो इनफेलिबल हो जाएंगे। हम डाटा सेट के स्पेक्ट्रम में उसको फैलाव करके यदि एक कोई भी क्रिमिनल हमारे रडार पे आता है तो हम उसके पूरे समय में उसने कितने अपराध किए हैं, उन अपराधों को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम उनको क्राइम से मैप कर पाएंगे, हम उनको डिटेक्ट कर पाएंगे, और डिटेक्ट भी इनफेलिबल एविडेंस के साथ कर पाएंगे। जहां तक जो है ऐसे ऑफेंसेस को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो कि पब्लिक ने छोटा मान के या अन्य कारणों से पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया है, वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और ऐसे ऑफेंसेस भी आइडेंटिफाई हो पाएंगे जो आप पुलिस में गए लेकिन पुलिस ने उसे पंजीयन नहीं किया। लिहाजा जो डिटेक्शन है, डिटेक्शन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेस नॉट ओनली रिपोर्टेड बट
those who were not reported, not registered, they will be taken on record and would also be detected, and would be with almost with the certainty they will be detected with the infallible evidences. और ये इनफेलिबल एविडेंसेस जो है ना, दे विल बी हैविंग दैट सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो डिफेंस लॉयर हमारे एविडेंस को ये कह के कि एडमिसिबल नहीं है, वो माननीय न्यायालयों को जो है कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, वो उनको दिग्भ्रमित नहीं कर पाएंगे। बैकएंड टेक्नोलॉजी जो है, चूंकि वो हर चीज कैप्चर कर रही है, यही कारण है कि हमने इसे डिजिटल चित्रगुप्त का नाम दिया है। तो उसे हर चीज की जानकारी है, आपके भाव भंगिमा क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आपने क्या खरीदा है, आपने यदि कोई गाड़ी खरीदी है तो कब खरीदी है, यदि गाड़ी में कोई डेंट लग गया है तो डेंट कब लगा है। इतनी बारीक इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास होगी। अब सवाल उठता है कि हमारी जो जुडिशरी है, यदि हम सभी केसेस को जो कि अभी तक रिपोर्ट भी नहीं हुए और जो रजिस्टर्ड भी नहीं हुए, उनको भी यदि हम रजिस्टर करके डिटेक्ट करके जुडिशरी के सामने भेज देंगे, तो जुडिशरी का आलम क्या होगा। जुडिशरी आज जो है ना, वर्तमान जबकि हम केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उस समय 3.19 करोड़ जो है ना केसेस के बोझ से दबी हुई है। यदि हम सभी केसेस को जो है ना रजिस्टर करके और उनको डिटेक्ट करके यदि जुडिशरी को सौंपेंगे, तो जुडिशरी का बोझ जो है ना कम से कम जो है ना 30 टाइम बढ़ेगा। तो जो हमारी पेंडेंसी 3.19 करोड़ है वो बढ़ के 100 करोड़ हो जाएगी। इसका मतलब है कि लगभग हर व्यक्ति का एक ऑफेंस जो है वो जुडिशरी के सामने पेंडिंग होगा। लिहाजा एज ए थर्ड सर्टेनिटी, क्राइम फ्री भारत जो है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम, जो कि वर्तमान कोर्ट ट्रायल से 100 टाइम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, जिसका डिजिटल रिकॉर्ड होगा, उस तरीके के डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम कोर्ट का ट्रायल कर पाएंगे। यदि हम चाहेंगे तो 24 घंटे जो है ना कोर्ट ट्रायल चल सकेगा। हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके रिटायर्ड जजेस, सीनियर सिटीजन्स, उनको एक कंडेंस कोर्स देके, कंडेंस जो है ना ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाकर हम उन्हें एडहॉक जजेस के तहत जो है ना उनको उनकी सेवाएं यूज कर सकते हैं, और जितने केसेस को वो डिसाइड करेंगे, जितने केसेस पे वो सुनवाई करेंगे, उनको उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। इस प्रकार हम 2 साल में डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्ट ट्रायल सिस्टम के तहत, जिसमें शायद जज को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, उसके पीए को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डिफेंस लॉयर को भी कोर्ट जाने के लिए जरूरत नहीं है, प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी कोर्ट जाने के लिए जरूरत नहीं है, और विटनेस को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे पावरफुल सिस्टम के तहत हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो है कोर्ट ट्रायल कर पाएंगे, और हमारा जो विटनेस है वो उसकी क्वालिटी भी बहुत हाई होगी, क्योंकि विटनेस के 3 प्रोटोकॉल होंगे। पहला प्रोटोकॉल होगा प्रोटोकॉल ऑफ आइडेंटिटी। तो सीएफबी जो है ना पहले ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये वही विटनेस है जिसकी गवाही होना है, कि कोई उसको जो है इम्पर्सनेट तो नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट प्रोटोकॉल में देयर विल बी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। सेकंड प्रोटोकॉल में इट विल बी हैविंग द डिटेल्ड प्रोटोकॉल टू आइडेंटिफाई कि जो विटनेस है वो किसी तरीके के भय में तो नहीं है, किसी ड्यूरेस में तो नहीं है, और यदि वो ड्यूरेस में पाया जाता है उस प्रोटोकॉल के एनालिसिस में, तो उसे जैसे कि अभी अपन कोरोना में क्वारंटाइन कर दे रहे हैं, ऐसे ही वो विटनेस जो है ना क्वारंटाइन हो जाएगा। और यदि वो जो है ये पाया जाता है कि उस किसी तरह के भय में नहीं है, तो वो जो है थर्ड स्टेज में जो है दैट विल बी द विटनेस कार्रवाई। और जो विटनेस कार्रवाई होगी उसमें कई कैमरे और सेंसर्स होंगे, तो हम उसके हाव भाव, भंगिमा, पसीना आने से लेकर टांग का कांपना से लेके हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कैप्चर कर पाएंगे
कि हम ये आसानी से अनुमान लगा पाएंगे। यदि वो कहीं झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो हम उसे देख पाएंगे। इसमें बहुत सारी पैरेलल चैनल्स होंगी। एक जो है डेडिकेटेड टू बेसिकली प्रोसिक्यूशन लॉयर, एक फॉर डिफेंस लॉयर, एक फॉर जज, एक उसके पीए के लिए और एक विटनेस के लिए, और जो एक जो है डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए। तो हम डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रोजेक्ट कर पाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स जो कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट हैं, जो कि एज एविडेंस यूज हो रहे हैं, हम उन्हें सर्टिफाई कर पाएंगे। वो डॉक्यूमेंट यदि पुराने होने के कारण पढ़ने नहीं जा रहे हैं तो हम उनको एनलार्ज करके और दूसरे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उनको बहुत अच्छे ढंग से दिखा पाएंगे, जिसे हर कोई अप्रिशिएट कर पाएगा। और बैकएंड टेक्नोलॉजी यदि ये भी देख पाएगी कि यदि कोई डॉक्यूमेंट फर्जी जो है ना कोर्ट में सबमिट किया गया है, तो उसकी फोर्ज डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करके एंड देन द बैकएंड इंजन ऑफ द क्राइम फ्री भारत विल क्रिएट ए पिटीशन। क्योंकि यदि आप कोई जानबूझ के कोई डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करके यदि कोर्ट में आप यदि यूज करते हैं तो वो जो है एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। जनरली ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो कि कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान जो है ना डिफेंस लॉयर और ये लोग कमिट करते रहते हैं, और जनरली माननीय न्यायालय उसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट के और काम के बोझ से दबे हुए हैं, केसेस के बोझ से दबे हुए हैं, तो वो जो है उसको नज़रअंदाज करते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत हमारा जो कोर्ट का सिस्टम होगा वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होगा, और हम बिना जो है ना उसके आम जनता से ही ट्रेनिंग देके सर्टिफाई करके हम लगभग 2 साल के अंदर सभी केसेस को जो है निकाल कर पाएंगे। सभी केसेस में जो है ना हम न्याय कर पाएंगे, और आगे चल के हम 3 से 6 महीने में सभी कोर्ट केसेस का ट्रायल राइट अप टू द डिसीजन ऑफ पार्डनिंग बाय द प्रेसिडेंट कुड बी हैंडल एंड इट वुड बी डन। हमारी स्थिति के 10 साल केस चल रहे हैं, 20 साल केस चल रहे हैं, यह खत्म हो जाएगी। और कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस डिलेड नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट सर्टेनिटी में जब डिजिटल चित्रगुप्त सभी चीज ही कैप्चर कर पा रहा है, तो वो अपराधियों जो अपराध करने की नीयत से निकलेंगे तो उसके साथ कौन जा रहा है, किस गाड़ी में है, उसकी भाव भंगिमा के हिसाब से वो वायलेंट मूड में है या किस मूड में है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में, क्या वो आम खतरनाक हथियारों से जो है ना लेस है, ये भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और सीएफबी बैकएंड इंजन अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से डिसाइड करेगा कि उस अपराधी को अपराध करने के पहले कहां गिरफ्तार करना है, और वो कोशिश करेगा कि वो अटेम्प्ट के साथ उसको पकड़े, जिससे कि उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर सके। तो जहां पे प्रिपरेशन ऑफेंस होगा हम उसे प्रिपरेशन के प्रूफ के साथ पकड़ लेंगे, जहां अटेम्प्ट ऑफेंस होगा वहाँ अटेम्प्ट के प्रूफ के साथ पकड़ेंगे, और जहाँ ये दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगे उनको हम प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई करेंगे। आने वाले समय में भारतवर्ष में अपराध करना अपराधियों के लिए एक ऑप्शन नहीं होगा। तो जो अपराधी ऑलरेडी स्कैनर या हमारे रडार पे आ चुकेंगे वो संभवतः इन ऑल प्रोबेबिलिटी अपराध नहीं कर पाएंगे। तो डूइंग क्राइम वुड नॉट बी एन ऑप्शन। और जब हमारे चित्रगुप्त को इतनी सारी चीजें मालूम हैं तो हम उस अपराधी को अपराधी क्यों रहने दें। लिहाजा इसकी 5th सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन। इसका मतलब है कि हमें अपराधी से कष्ट नहीं है, हमें आपराधिक कृत्य से कष्ट है। जो भी अपराध कर रहा है उसकी मजबूरियां हैं, कई बार भूख की मजबूरी होती है, कई बार सिस्टम ड्रिवन क्राइम होता है कि हमने उसको इतना कॉर्नर कर दिया है कि वो अपराध करने के लिए बाध्य हो गया है। तो यदि जो है ऐसे व्यक्तियों के जो क्या स्किल सेट है, क्या स्किल गैप्स है, स्टेट की गारंटी यदि चाहिए तो स्टेट की गारंटी मिलेगी, फाइनेंस चाहिए तो फाइनेंस मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड करने की स्थिति में है तो उसको वो इनेबल किया जाएगा, या उसे कहीं नौकरी पे लगना है या कोई दूसरे काम में लगना है तो उसके बुद्ध चातार के हिसाब से उसको 200% गेनफुली एम्प्लॉय कर लिया जाएगा और उसे एक अच्छे नागरिक बनने का मौका दिया जाएगा। इस तरीके की 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत is going to make a lot of difference in the life of each one of us। ये केवल आपको अपराध मुक्त भारत नहीं बना रहा है बल्कि विथ पार्टिसिपेशन ऑफ ईच वन ऑफ अस। और ये पार्टिसिपेशन वो आपसे सिर्फ नेशनलिज्म के नाम पे नहीं कह रहा है, वो उसके एवज में जो है रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है। लिहाजा
आपको वो वेल्दी भी बनाएगा। चूंकि नियमों को वायलेशन आज जो है ना ठीक ढंग से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, और जो विभाग जिस नियम को लागू करने के लिए जिम्मेवार हैं वह उन्हीं के पैट्रोनाइजर बन गए हैं। तो पुलिस जो है ना जुआ सट्टा खिलवाने के जो है ना पैसे लेती है, फॉरेस्ट डिपार्ट जो है ना जंगल कटवाने के काम करता है, एक्साइज डिपार्टमेंट दारू बिकवाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अवैध वाहन चलवाने का काम करता है, फूड डिपार्टमेंट अडल्ट्रेशन का काम करता है, और जहां कहीं भी स्कोप होता है वह उसमें कोशिश करता है कि वो कैसे रेंट सीकिंग बिहेवियर लाए, वो उसे अपने लिए लाभ का सौदा कैसे बनाए। चूंकि भारतीय कानून के तहत भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है, सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत उसे रिपोर्टिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 43 सीआरपीसी के तहत उसे हर संज्ञे नॉन अवेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तारी का पावर अवेलेबल है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी गिरफ्तार करने का पावर उसे है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पुलिस भी वहां उपस्थित है तब भी भारत के हर नागरिक को, हर प्राइवेट सिटीजन को गिरफ्तारी का अधिकार सेक्शन 43 सीआरपीसी के तहत दिया गया है, और यदि पुलिस मौके पर है तो उसे गिरफ्तार करके गिरफ्तारी मेमो के सहित जो है पब्लिक को उसे पुलिस को हैंडओवर करना चाहिए, और पुलिस जो है उसे अरेस्ट नहीं करेगी, बल्कि पुलिस कानून में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि उसे री अरेस्ट करेगी। लिहाजा पुलिस को अरेस्ट मेमो की बजाय री अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए। यदि कोई पुलिस वाला मौके पर नहीं है तो जिस पब्लिक ने गिरफ्तारी की है वो उसको जो है नियरेस्ट थाने ले जाएगा, और थाने पर भी उसी तरीके से री अरेस्ट की कार्रवाई की जाएगी यदि जो उसके विरुद्ध जो आरोप है वो नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल ऑफेंस का है, या ऐसा व्यक्ति यदि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो इन दोनों परिस्थितियों में पुलिस को उसे री अरेस्ट की कार्रवाई करना पड़ेगी, और यदि उसने वो अपराध नहीं किया तो पुलिस उसे छोड़ सकती है। ये भी उन धाराओं में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो जब पब्लिक को इतने पावर ऑलरेडी दिए गए हैं, पब्लिक को ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आगे चल के विभागों पे अपनी डिपेंडेंसी कम करेंगे, और ऐप के माध्यम से हम रूल वायलेशन को कैप्चर करेंगे, और जो कैप्चरिंग है उसमें कोई मैनिपुलेशन की संभावना ना हो और उसमें डिले की भी संभावना ना हो, तो उसे डेट, टाइम और लोकेशन के साथ स्टैम्प करेंगे, हैश वैल्यू से लॉक करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करेंगे, और रियल टाइम बेसिस पे वो चीज जो है ना उड़ के चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगी। लिहाजा कोई उस कंटेंट को लेके ब्लैकमेल करने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंटेंट उसके पास रहेगा ही नहीं। एंड जो बैकएंड इंजन है और जो डिजिटल चित्रगुप्त है वो इन्फॉर्मेंट और पब्लिक के उस व्यक्ति की जो है आइडेंटिटी को जो है वो सेव करेगा, और उसको जो है उसकी सीक्रेट भी रहेगी, और वो पुलिस को भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। द ओनली व्हेन ही हैज टू बी यूज एज ए विटनेस टू द कोर्ट, उस स्टेज पर भी जो है वो कार्रवाई होगी, और फिर हम आगे चल के ये भी विचार कर सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी को हैच करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो कानून में वैसे प्रावधान करके हम इवन कोर्ट के स्तर पर भी उसकी आइडेंटिटी को जहां तक संभव होगा उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे पावरफुल सिस्टम के तहत जो डिजिटल चित्रगुप्त है वो कंपिटेंट अथॉरिटी के पास साक्ष्य ले जाएगा, कंपिटेंट अथॉरिटी जैसे उसे साइन करेंगी तो वो चालान में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो चालान जो है चूंकि चित्रगुप्त जानता है कि किसने वो वायलेशन किया है, वो उसके पास पहुंच जाएगा, उससे कहेगा कि देखिए ये चालान है, लीगल चालान, और ये जो है ना एविडेंसेस हैं, और वो भी इनफैलिबल एविडेंस। आपके हित में है कि आप जो ये कंपाउंडेबल है इसका फाइन जो है ना जमा कर दीजिए। तो जितने भी पेमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे पेमेंट ऑप्शंस बढ़ेंगे क्राइम फ्री भारत उन सब पेमेंट ऑप्शंस को भी इंक्लूड करता जाएगा। तो चाहे वो गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, तो उसे कहीं जाके किसी कार्यालय में जमा करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं से उसको जमा कर सकता है। और 50% अमाउंट विल गो टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड 50% विल गो टू द पर्सन हु हैज कैप्चर्ड इट। यदि कैप्चरिंग किसी डिवाइस ने की है तो इट विल गो टू द ऑनर ऑफ द डिवाइस। इट विल बी सच ए ह्यूज फ्लो ऑफ रेवेन्यू, और
बैकएंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए हम हायर फॉर्म के जो है ना रूल वायलेशन को कैप्चरिंग की कैपेबिलिटी क्रिएट करेंगे और आईओटी डिवाइसेस क्रिएट करेंगे जिससे वो अपने ऐप से ऐसे जो है ना रूल वायलेशन को कैप्चर कर सकता है और करेगा जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो कंटेंट है वो रियल टाइम बेसिस पे प्रोटेक्ट होके डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाएगा। तो उसको देना है नहीं देना है ये विवेक और अविवेक जो है ना का कोई यूज करने का किसी को हक नहीं होगा। उसकी आइडेंटिटी भी सीक्रेट रहेगी। तो एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था होगी। अब 1 मिनट के लिए अपन समझने की कोशिश करें कि यदि पूरी जनता एक वायलेशन को भी पकड़ती है मोटर व्हीकल एक्ट के जिसमें कि 2000 का फाइन है तो 1000 जो है ना सरकार को जाएगा और 1000 उस पब्लिक के आदमी के पास जाएगा। यदि 137 करोड़ लोग जो है ना एक बटन दबाते हैं तो 1,37,000 करोड़ जो है ना पैदा होगा एक बटन दबाने पे। यदि ऐसे 7 बटन दबा देंगे तो जो टोटल डिपार्ट जो है ना कस्टम और एक्साइज जो इतना पैसा पैदा करता है उतना पैसा जो है वो 7 या 8 बटन दबने से जो है ना पैदा हो जाएगा, वो भी लोएस्ट ऑफेंस। यदि 3-4 और बटन दबा देंगे तो जितना इनकम टैक्स पैदा करता है वो भी पैदा हो पाएगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत जो है वो इतना रेवेन्यू क्रिएट करेगा कि सरकार को डेवलपमेंट फंड के लिए टैक्सेशन पे डिपेंड होना की जरूरत नहीं रहेगी। हम नोशनल टैक्सेशन रख सकते हैं, बाकी टैक्सेशन को जो है ना हम मिनिमाइज कर देंगे। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा टैक्स कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी हर कोई कोशिश करता है कि टैक्स कैसे अवॉइड किया जाए, फिर टैक्स अवॉइड करने जैसा ख्याल भी दिमाग में नहीं आएगा। इसमें क्राइम फ्री भारत की यह सोच है कि डायरेक्ट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है थ्रू कैप्चरिंग ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स वो इतना ह्यूज होगा कि आपकी पर कैपिटा इनकम, मैं तो 3 गुना कह रहा हूं, मुझे तो लगता है 10 गुना बढ़ जाएगी। और जो इतना ह्यूज पैसा जो सरकार के पास इकट्ठा होगा उसको जब जो ना इन्वेस्ट किया जाएगा फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो उसका भी परकोलेटेड इफेक्ट जो है ना वो इकोनॉमी पर पड़ेगा। चूंकि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुलिस को डीबर्डन कर रहे हैं तो समन्स, वारंट और प्रोसेसेस की तामील पब्लिक के माध्यम से होगी और उनको उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। हम ढेर सारे एक्सपर्ट्स पैदा कर रहे हैं, ढेर सारे स्टार्टअप पैदा कर रहे हैं जो कि रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन में दे विल गो एंड हेल्प द पुलिस इन कैप्चरिंग द एविडेंस। एंड जो वो कैप्चरिंग करेंगे वो सिर्फ कंटेंट विल इमीडिएटली विल गो टू द डिजिटल चित्रगुप्त। तो इतनी हाई क्वालिटी के जो है ना एविडेंस होंगे कि ग्राउंड पे जो पुलिस वाला उपस्थित है वो जो है ना एक कंपाइलर या कोऑर्डिनेटर की उसकी भूमिका रह जाएगी, क्योंकि बैकएंड इंजन जो है ना ये डिसाइड भी कर पाएगा कि इसमें एविडेंस क्या है। उस एविडेंस को डेट टाइम लोकेशन के साथ जो है ना स्टैम्प करेगा, उसे कोर्ट में कौन प्रूव करेगा ये भी उस बात को जो है ना उसी समय पे जो है ना वो उसमें टैग हो जाएगी। और पुलिस को आगे क्या कार्रवाई करना है, जनता को क्या कार्रवाई करना है, वो सीएफबी ऐप, सीएफबी इन्वेस्टिगेशन ऐप और सीएफबी पब्लिक ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। तो एज ए एक्सपर्ट उनको ढेर सारी रेवेन्यू मिलेगी। तो एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होंगे और एक्सपर्ट की फौज होगी। उनको जो है ना सर्टिफाइड और लाइसेंस कर दिया जाएगा। यदि जरूरत होगी तो एक्ट में उन्हें एनेबलिंग कर दी जाएगी। और इस प्रकार उनके जो एविडेंस हैं, इस प्रकार जो टेक्नोलॉजी है वो कोर्ट पे नहीं जाएगी। तो डिफेंस लॉयर को ये कहने की कोई छूट नहीं रहेगी कि साहब इट इज ए फॉल्स पॉजिटिव केस हो सकता है, नेगेटिव केस हो सकता है, इसमें देखिए रिसर्च पेपर देख लीजिए, इसमें 85% ही सफलता हुई है, 15% फॉल्स हो सकता है, हेवन इज गोइंग टू फॉल, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। टेक्नोलॉजी उसको शॉर्टलिस्ट करके पूरे कंटेंट जो है ना एक्सपर्ट को देगी। एक्सपर्ट्स विद द ऐप with are using n number of the IoT devices will immediately will enlarge, zoom and create a report which can be appreciated by any layman, prosecution lawyer, defense lawyer, court and everybody. लिहाजा जो है जो कोर्ट में मैनिपुलेशन होता है by creating a doubt in the mind of the court, वो संभव नहीं होगा। और हम टेक्नोलॉजी को सीधे जो है ना कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। हम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सपर्ट को इंटीग्रेट करके
एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है वो रियल टाइम बेसिस में क्रिएट होगी, उससे जो लीड निकल रही है वो भी रियल टाइम बेसिस में क्रिएट होकर ऐप के माध्यम से परोस दी जाएगी और उसकी तब इमीडिएटली कैप्चरिंग हो पाएगी। हम अधिकांश केसेस को 1 वीक के अंदर जो है ना डिटेक्ट कर पाएंगे और हम 3 से 6 महीने के अंदर उसमें जो है ना चालान कर पाएंगे। फिर जो है चित्रगुप्त को किसी चीज को वेरीफाई करना है तो वो ड्रोन से वेरीफाई कर रहा है या पब्लिक से वेरीफाई कर रहा है, वो जिसको जो टास्क देगा उस टास्क के लिए भी उसको रेवेन्यू मिलेगी। सो क्राइम रिलेटेड टास्क कंप्लायंस रेवेन्यू विल आल्सो बी फ्लो। सो दिस इज द 4th रेवेन्यू। एंड 5th रेवेन्यू, when the CFB would be helping you in your core area of activity, in your niche activity। तो यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में भी क्राइम फ्री भारत आपकी मदद करेगा। और क्राइम फ्री भारत जो है 18 और भारत पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपराध जो है सिर्फ FIR से, साक्ष्य से अकेले नहीं रोके जा सकते हैं। यदि हमारा पेट खाली होगा तो हम अपराध करेंगे। सो क्राइम फ्री भारत वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। सो नीड बेस्ड जो है ना क्राइम करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और जब सिस्टम इतने प्रॉम्प्टली जो है काम करेगा तो जो फ्रस्ट्रेशन और रिएक्शनरी क्राइम होता है दैट विल आल्सो स्लोली वेनिश। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है कि हमको लगता है कि ये केस हमारा घर है और इसमें ये जो किराएदार है वो बदमाशी कर रहा है, किराया भी नहीं दे रहा है, बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो कई बार हम मजबूरी में गलत जो है ना कानून को हाथ में लेके किसी को पैसे देके और गुंडागर्दी और बदमाशी से जो है ना हम किराए से खाली कराते हैं। यदि यही काम 7 दिन के अंदर जो है ना वैसे ही उसमें डिग्री आ जाएगी तो किसी को कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में मोबोक्रेसी रिलेटेड क्राइम भी नहीं होंगे। लिहाजा मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है क्राइम फ्री भारत से जुड़ें और आओ हम सब मिलकर अपना योगदान देते हुए अपने देश को अपराध मुक्त बनाएं। आगे दूसरे वीडियो में हम अभी इमीडिएटली आपको समझाने वाले हैं कि क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अब हम पार्ट 2 पर जाते हैं कि हमें क्राइम फ्री भारत करने के लिए करना क्या होगा। तो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म जो क्राइम फ्री भारत की आती है कि साहब इसमें बाकी सब चीजें तो बहुत अच्छी हैं लेकिन यह जो है हमारे पॉलिटिशियंस को कबूल नहीं होगा। ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारी डेमोक्रेसी ना होके पॉलिटिकोक्रेसी हो गई है। तो डेमोक्रेसी को हम डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और पॉलिटिकोक्रेसी को डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पॉलिटिशियन, ऑफ द पॉलिटिशियन एंड फॉर द पॉलिटिशियन। ये समय आ गया है कि हम इस बात को समझें कि हमारे नेता जैसे हैं वैसे क्यों हैं। यदि हम इस तत्व को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो जो चुनाव के समय उनके द्वारा खुद के द्वारा जो एफिडेविट दिया गया है उस एफिडेविट में नेताओं ने ये बात कही है कि 43% पीपल जो है दे हैव कमिटेड क्राइम। तो हमारे राजनेता जो है 43% ऑफ देम दे हैव कमिटेड द क्रिमिनल एक्ट। इस देश में यदि आप एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको सचरित्र होना जरूरी है। तो देश का कानून बनाने वाला बनने के लिए, देश की बागडोर संभालने के लिए हमें सचरित्र क्यों नहीं होना चाहिए। यदि कुछ लोग
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए वंचित भी हो जाते हैं। तो हमारे कल्चर में तो भगवान सीता को भी जो है ना अपनी अग्नि जो है ना परीक्षा देना पड़ी होगी थी। तो नेताओं को जो कि जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्यों भी एक भी केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्यों उनके खिलाफ एक केस होना चाहिए, और उनको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उनको केस उनका है। वो ये कह सकते हैं कि साहब हम कोई पब्लिक की जब कार्रवाई करते हैं तो हमारे खिलाफ केस रजिस्टर हो जाते हैं। तो यदि हम इसको मानेंगे तो सभी नेताओं के खिलाफ जो है ना ऐसा होगा। तो हम उसमें ये प्रावधान कर सकते हैं कि यदि आप कोई पब्लिक की बात कह रहे हैं, पब्लिक का एजुकेशन कर रहे हैं, उस समय यदि कोई ऑफेंस रजिस्टर हुआ है तो वो चुनाव के लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ऐसा कुछ प्रावधान हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो जरा अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि क्या वास्तविकता में वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं या वो किसी दूसरे के जो है ना की रोटी खा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी इतनी अच्छी इमेज है तो नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको वोट मिल रहे हैं, या वो जो है दारू बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, या फ्री भी प्रॉमिस कर रहे हैं। उस तो क्या वो सही मायने में पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या किसी भी नेता को किसी भी चीज को फ्री भी बांटने के लिए कहने का जो है ना हक होना चाहिए क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में? यदि वो ये बात कहना भी चाहता है, देन ही हैज टू कम आउट कि फ्रॉम वेयर ही विल बी अरेंजिंग रेवेन्यू फॉर दोज फ्रीबीज। वैसे फ्रीबी बांट के हमें जनता को निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। तो जो हमारे राजनेता जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, यदि हम बारीकी से देखें तो वो सही मायने में हमारे जनप्रतिनिधि है ही नहीं। वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें। और मैं प्रार्थना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से कि एक समय आ गया है कि हम इन सब प्रावधानों को कानून में लाएं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में लेके आएं, और इन जो कमियां अभी बहुत समय से, इतने लंबे समय से जो है हम नहीं कर पाए हैं, हम उनको करें। ये भी बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे राजनेता जो है वो अपना दरबार लगाते हैं, 20 बाय 20 का अपनी होर्डिंग जो है ना लगाते हैं, जिसमें कुछ बीजेपी के भी फोटो होते हैं, अपने पेपर में भी जो है इश्तहार छपवाते हैं अपने जन्मदिन का। यह पब्लिक के मनी का दुरुपयोग है। यदि कोई भी दूसरा भी छपवा रहा है तो वो जो है इस लालच से छपवाता है कि वो नेताजी से कुछ फायदा ले लेगा। इसका मतलब है कि चाहे सीधे से पकड़े या उल्टे से पकड़े है तो वो पब्लिक मनी है। तो मेरा राजनेताओं से अनुरोध है कि एक समय आ गया है कि आपको अच्छी चीजें अच्छी लगना चाहिए। जो जनहित की चीजें हैं वो जनहित की आपको समझ में आना चाहिए, और जनहित की अच्छी चीजें आपके कारण नहीं आ पाएंगी, ये तो भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है। बल्कि हर अच्छी चीज हमारे राजनेता पहले बारीकी से सोच लें और उसको लाने के लिए प्रयास करें, यह ज्यादा हितकर और अच्छी स्थिति होगी। ये थोड़ी सी बात कहने के बाद अब हम डायरेक्टली आते हैं कि क्राइम फ्री भारत बनाने के लिए आम जनता को क्या करना होगा। बहुत आसान सा उपाय है। जब भी कोई असुरों का या उसका युद्ध होता था तो कोई ना कोई तपस्या करता था, शक्ति हासिल करता था। डेमोक्रेसी में जो शक्ति है वो संख्या की है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत को भी उस शक्ति को हासिल करना होगा, उस संख्या को हासिल करना होगा। तो क्राइम फ्री भारत को जन जन तक पहुंचना होगा, और उसको जन जन तक पहुंचना होगा शक्ति हासिल करने के लिए और लोगों को रेवेन्यू बांटने के लिए। ठीक है ना? तो पहले शक्ति हासिल करना होगी, शक्ति हासिल करने के लिए, और बाद में जो है ना वही जो लगाव और जो लिंकेजेस हैं दे विल बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि यदि अभी तक आपने क्राइम फ्री भारत का यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो टू क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल एंड उसको जो है आप सब्सक्राइब करें। वो संख्या जो है सब्सक्रिप्शन की बहुत मायने रखती है।
मैं चाहता हूं वो संख्या बढ़ के 137 करोड़ लोगों तक पहुंचे। हम सेक्शन 39 और 43 का यूज करते हुए आपको अधिकांश केसेस में न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हम ये काम बहुत आसानी से कर पाएंगे यदि आपकी शक्ति हमारे साथ खड़ी होगी। तो मेरा एक बार फिर से आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी YouTube चैनल पर क्राइम फ्री भारत का यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब करें। आप जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों को जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ें। यदि 256 हो जाते हैं तो आप दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, तीसरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, और ये कार्रवाई तब तक चलती रहे जब तक कि जो है ये संख्या 137 करोड़ तक ना पहुंच जाए। तो पहली कार्रवाई है हमें YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करना है। दूसरी कार्रवाई है कि हम सबको जो क्राइम फ्री भारत को समझना है और फिर क्राइम फ्री भारत के बारे में आप क्या समझ पाए हैं, यदि आपके वर्तमान सिस्टम से कुछ गिले शिकवे हैं तो किस तरीके के गिले शिकवे हैं, क्राइम फ्री भारत उसमें आपकी कैसे मदद करेगा, और फिर पब्लिक से अपील करिए और आपका खुद का वीडियो जो है वो अपने ग्रुप में आप शेयर कर लीजिए और हमारी टीम उसको YouTube चैनल पर अपलोड करेगी। तो आप जो है यू विल बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द क्राइम फ्री भारत। हम चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक क्राइम फ्री भारत का ब्रांड एम्बेसडर बने। तीसरा, जो आपके ग्रुप्स बने हैं, हर ग्रुप का कम से कम सप्ताह में एक जो है आप लोग जो है रिकॉर्डेड वीडियो मीटिंग करिए और उसमें विचार करिए कि हमें क्राइम फ्री भारत को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए और वो ग्रुप क्या कार्रवाई करेगा, इसके ऊपर विचारण करिए, निर्णय लीजिए और उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करिए। आपके जो वीडियोज हैं वो YouTube चैनल पर अपलोड हो जाएंगे जो आप ग्रुप में शेयर करेंगे और उनकी क्लिप से बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएंगी जिससे ये संदेश जन जन तक पहुंच सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय किए हैं, बहुत बहादुरी के और कठोर निर्णय लिए हैं। आज के देश में भारत को आगे ले जाने के लिए हमें कठोर निर्णय करने की आवश्यकता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत की आवाज़ आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचे, माननीय गृह मंत्री तक पहुंचे। तो आप सब लोगों से मुझे प्रार्थना है कि अपने ग्रुप में आप अपने जो मेंबर्स को 7 भागों में बांट लीजिए, उनको डेट जो है अलॉट कर दीजिए। हम में से हर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐप नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करें। उसमें मन की बात में योर आइडियाज का एक ऑप्शन है, उसमें आप अपने क्राइम फ्री भारत को लेके जो आपके आइडियाज हैं उनको दीजिए और माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करिए कि देश के हित में, देश के हेल्थ के हित में, देश की समृद्धि के स्तर में हित में और देश के में जो है टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर के लिए, अल्फा 2 वैरायटी अमृततुल मिल्क के लिए, हनी के लिए और नेगेटिविटी को हटाने के लिए, ग्राउंड वाटर रिच के लिए, हम एक अच्छे भारत को पैदा करने के लिए इसे जो है माननीय जो है प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इसे अडॉप्ट करें। मैं चाहूँगा कि इसे नीति आयोग का हिस्सा बनाया जाए क्योंकि क्राइम फ्री भारत अकेला क्राइम नहीं प्रोवाइड कर रहा है बल्कि हेल्थ वेल्थ दे रहा है, भारत के हर नागरिक को धनी बना रहा है। लिहाजा यह कार्रवाई BPRND की बजाय यदि नीति आयोग से जो है ना होगी तो ज़्यादा अच्छे ढंग से हो सकती है। तो मेरी प्रार्थना है कि इन उद्गारों को आप माननीय नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से मन की बात वाले कॉलम से प्लीज़ उसे अपलोड करिए जिससे कि आपकी बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे और इतना भारी कॉन्सेप्ट जो कि 3 से 6 महीने में ही यदि हम पूरी शक्तियों को लगा देंगे तो वो पैदा करना कोई कठिन काम नहीं है। और हमने क्राइम फ्री भारत की एक रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाई है, तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी, नई एल्गोरिदम आएंगी तो वो उनको भी आत्मसात करते हुए हमेशा अपने आप को अपडेट करता जाएगा। तो
हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जो कि आज के डेट में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती है। और जो भारत का मॉडल है वो विश्व के लिए एक नजीर बनेगा। लिहाजा मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि अब तक आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तत्काल सब्सक्राइब करें, नंबर 1। नंबर 2, अपना 2 मिनट का वीडियो बनाएं और उसे अपने ग्रुप में अपलोड करें। नंबर 3, वीकली मीटिंग करें और उसको रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में डालें। नंबर 4, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐप नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करें और मन की बात के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय जो है अमित शाह जी से अनुरोध करें कि देश के हित में क्राइम फ्री भारत का शीघ्र क्रियान्वयन किया जाए। यदि देश की 137 करोड़ जनता की आवाज़ उन तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर जो है वो बहुत जल्दी जो है आगे आएंगे। और मैं नीति आयोग से भी निवेदन करता हूं कि इसे पुलिस का अकेला सब्जेक्ट ना माना जाए, बिकॉज ये सीधा जो है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ, जॉब एंड सर्विसेज, रिच भारत और हर तरीके के जो है ना भारत की बात कर रहा है और उसके लिए उसने एक रोड मैप बनाया हुआ है। तो नीति आयोग सभी विभागों के सभी शक्तियों को, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड करके उनको एक डायरेक्शन देते हुए एक हम हेल्दी, वेल्दी, समर्थ और अपराध मुक्त भारत को निर्माण करने में महती भूमिका निभाएं, यही मेरा अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत।